नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। 2025 बीतने वाला है और 26 आने वाला है। उसका हम सभी स्वागत करने के लिए तैयार हैं और इस समय ज्योतिषी भी पूरा फलादेश बताएंगे कि 12 जो राशियां हैं उनमें लोग क्या करेंगे। लेकिन मुख्य तौर पर हम एक बात करेंगे भारत में या विश्व में भी जो एक चौथा स्तंभ जिसको कहा जाता है पत्रकारिता, मीडिया, जो नया नाम पड़ गया है। तो मीडिया से जुड़े लोगों के लिए साल कैसा रहा? मेरा खासतौर पर यह मानना है कि ये जो पत्रकार थे वे अब न्यूज वर्कर में बदल गए हैं। पूरा शोषण की मंडी में वो काम कर रहे हैं और ये भी कह सकते हैं कि जो चैनलों पे या अखबारों में चमकते हैं वो अंदर से पत्रकार सिसक रहा है। ये पत्रकार अब 3 जगह काम कर रहा है। जैसे यदि प्रिंट में है तो प्रिंट में भी कर रहा है, वो अखबार की जो वेबसाइट है उसके लिए भी काम कर रहा है और उनके जो ऑनलाइन जो चैनल खोल दिए हैं उनके लिए भी काम कर रहा है। और वही हालत जो चैनलों में काम कर रहे हैं उनके लिए भी है कि वो उनकी ऑनलाइन के लिए भी काम कर रहे हैं, चाहे वेबसाइट हो या चैनल। तो आने वाली क्या होगा, जो ये समय होगा पत्रकारों के लिए, इस पर हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार और दिल्ली नवभारत टाइम्स के मेट्रो एडिटर रहे गुलशन खत्री जी का। गुलशन जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। जैसा कि मैंने अभी कहा कि ये जो नया साल आने वाला है वो पत्रकारों के लिए कैसा रहने वाला है, जो स्थितियां मैंने गिनाई उस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, पत्रकारिता पूरा जो है आज ना सिर्फ पत्रकार बल्कि पत्रकारिता भी एक संकट में है। पत्रकारिता भरोसे का संकट है उसके सामने कि लोगों का भरोसा डगमगाने लगा है। उसकी सीधी वजह ये है कि पत्रकारों के लिए जो स्थितियां होनी चाहिए, जो आदर्श स्थितियां होनी चाहिए, वो है नहीं। पहले भी नहीं थी, लेकिन इतनी खराब नहीं थी जो आज की स्थिति है उसमें, उस तरह की नहीं थी। पहले भी स्थितियां आदर्श तो कभी नहीं कह सकते हम लोग। जब से वेद कोर्ट का विदाई, लगभग विदाई सी ही मान सकते हैं हम लोग, जो है काफी संस्थानों में वेद बोर्ड खत्म हो गया है। तो वो खत्म होने के बाद आदर्श स्थितियां तो खत्म ही हो गई थी उसमें, जो है। लेकिन फिर भी थोड़ा हालात ठीक थे। लेकिन अब जो है, अब पत्रकारिता जो है, क्योंकि मीडिया जो है, पहले प्रेस था, वो अब मीडिया में तब्दील हो गया, यानी कि टीवी चैनल्स और वेब, ये दोनों जो है जब से आए हैं, लोगों के ड्राइंग रूम में ये मीडिया पहुंच गया है। और लोग भी अब समझने लगे हैं कि ये मीडिया की कितनी ताकत है, कितना इसका भरोसा करें, कितना ना करें। तो जो स्थितियां पिछले कुछ सालों में बनी हैं, उसमें आज सबसे बड़ा संकट ये है कि भरोसा लोगों का मीडिया में कम हुआ है। खत्म तो अभी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि प्रिंट में अभी भी लोगों का थोड़ा सा भरोसा बना है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में जो खबरें आती हैं, जिस तरह से खबरें आती हैं और जिस तरह से चैनलों पे किया जाता है, उससे लोगों का भरोसा बहुत कम हुआ है पत्रकारिता पे। तो ये एक बहुत बड़ा संकट है पत्रकारों पे कि सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, उनके सवाल ये भरोसे का नहीं है। सवाल मेरा ये है संकट पे, इस पे अलग हम एक डिबेट करेंगे। मेरा अभी ये कह रहा कि जो पत्रकार है ना, उसकी नौकरी की गारंटी है, आज सुबह गए शाम को पता नहीं चलेगा। दूसरा, ठेके पे सब अधिकतर अखबारों में कुछ कुछ बचे रह गए हैं, उनमें ठेके की हो गई। उसके बाद 3-3 जगह उनको काम करना पड़ रहा है। आपकी अखबार में है या चैनल में है तो उनके अखबारों के या चैनलों के या जो मीडिया हाउस है उनके वेबसाइट के लिए भी लिखना पड़ता है। इसके अलावा उनके जो यूट्यूब चैनल है उनके लिए भी बोलना पड़ता है, यानी रील भी बनानी पड़ती है उनको। वो उस पे काम बढ़ गया और काम के घंटे भी बढ़ गए और तनख्वाह बढ़ी नहीं है और वो पूरा उस पे बोझ हुई बंधुआ मजदूर बन गया है। इस पर मैं बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल, ये जो मैंने शुरू में बताया आपको, जो वेज बोर्ड की वाली स्थिति जो खत्म हुई, वो वहीं आके आज जो स्थिति बनी है उसकी वजह, मूल वजह वही है। अगर वेज बोर्ड होता तो आज की तारीख में कभी भी कोई मीडिया हाउस जो पत्रकारों के लिए जो काम लिखा हुआ हो उसके इतर काम नहीं करवा सकते थे। लेकिन अब क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, जैसे आपने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, ठेकेदारी प्रथा आ गई है, तो वो स्थितियां जो है वो पत्रकारों के लिए बहुत खराब है। हालांकि लोग जो देखते हैं, टीवी चैनल्स को देखते हैं, वहां पे जो एंकर्स हैं उनको देखते हैं, तो वो, लेकिन एक बहुत कम लोग हैं जिनको बहुत अच्छा पैसा मिलता है, वो एक तरह का पर्दे पे दिखते हैं। लेकिन पर्दे के पीछे बहुत लोग होते हैं, जो असली पत्रकार हैं वो पर्दे के पीछे हैं, जो पूरा दिन ग्राउंड में काम करते हैं, जो जिनके लिए
एक एक मिनट बहुत भारी होता है, एक एक मिनट के लिए उनका कंपटीशन होता है, सूचना लेके उसको कन्फर्म करके अपने स्टूडियो तक पहुंचाना या अपने संपादक तक या अपने एंकर तक पहुंचाना, उनकी स्थितियां जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। उन पत्रकारों की फाइनेंशियली सबसे बड़ी चीज दिक्कत ये है कि फाइनेंशियली उनकी स्थितियां अच्छी नहीं है, क्योंकि जैसा आपने बताया है कि नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। ये उस तरह की फील्ड है कि जहां नौकरी की कोई गारंटी नहीं है, और जो हालात हैं, अगर नौकरी चल रही है तब भी वेतन उतना नहीं है, क्योंकि वेज बोर्ड नहीं है, तो उस तरह की कोई सरकारी नियम कायदे कानून उस तरह के उतनी सख्ती के साथ लागू नहीं हो रहे हैं। तो ये स्थितियां जो है कुल मिला के जो है, जो असली पत्रकार मैं कहूंगा कि जो फील्ड में रहते हैं, जो पूरा दिन काम करते हैं, एक जगह से सूचना लेते हैं, एक सूचना के लिए वो कई कई घंटे उनको इंतजार करना पड़ता है, सड़क पे खड़ा होना पड़ता है, धूप बारिश सर्दी में वो खड़े रहते हैं। उन लोगों की स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियली उन पे उतना उनको पैसा नहीं मिलता। अगर नौकरी मिलती है तब भी फाइनेंशियली पैसा नहीं मिलता। नौकरी में हमेशा जो है तलवार लटकी रहती है नौकरी पे, कभी भी नौकरी जा सकती है। और हमने हरीश भाई, आपने और हमने देखा है बहुत सारे पत्रकारों को जिनके साथ ऐसा हुआ, उन लोगों को काफी टाइम जो है नौकरी से बाहर भी रहना पड़ा उसमें जो है। तो उन लोगों के लिए बहुत दिक्कतें हैं जो है पत्रकारिता। अच्छा, ये हमारे समय में शुरू में तो नहीं था, खैर तब दूसरी परिस्थितियां थी। आपको याद होगा कि हम एक अखबार में थे, उसमें जब शुरू में देखिए कैसे अपमानजनक था कि जितना लिखा उसको नाप के पैसा देते हैं। बड़े बड़े नाम है, बड़े आप उनके नाम पे पुरस्कार चलते, बड़े बड़े नाम उसके संपादक थे, लेकिन बेशर्मी की बात देखिए कि नाप नाप के कितना लिखा उतना पैसा दे रहे। ये गजब शोषण था ना। और वो चमकते नाम है पत्रकारिता में, ये आपने मैंने भुगता है। देखिए ये तब उस दौर में था, बोल नहीं पाते। मेरा ये कहना है कि जो पत्रकार दूसरों के लिए, हम लोग दूसरों के लिए कितना लिखते थे कि ये झुग्गी वालों के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, जो भी मतलब हमने गांव के लिए कितना लिखा शुरू में, लेकिन उसी अखबार में हम अपने लिए नहीं बोल पाते थे कि भाई हमें नाप के क्यों दिया जा रहा है। बिल्कुल, ये पत्रकारिता में मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें नियमों का बहुत संकट है। नियम सरकार जो बनाए थे वो समाप्त कर दिए, सरकार की उस तरह से सख्ती नहीं है। पत्रकार के लिए ये संकट है कि वो दूसरे की समस्या लिख सकता है, दूसरे का दर्द अखबार में लिख सकता है, लेकिन अपना इसलिए नहीं लिख सकता है या अपने चैनल पे नहीं बोल सकता है क्योंकि वो सीधे अपने ही संस्थान के खिलाफ जाता है। तो उसके लिए नौकरी का संकट होता है। तो हरीश, जो आप बता रहे थे कि अपने टाइम की बात, जो 90s की बात बता रहे थे, उस वक्त एक और संकट था। उस वक्त साधन बहुत सीमित थे, संस्थाएं बहुत कम थी, संस्थान बहुत कम थे, गिने चुने अखबार होते थे। हालांकि उसके बाद अब तो बहुत सारे रास्ते खुल गए हैं, भले ही मैगजीन कम हो गई है, अखबार कम हो गए, लेकिन चैनल हो गए हैं, बहुत सारा और बहुत सारी चीजें हो गई हैं, यूट्यूब चैनल्स आ गए हैं। तो वो स्थितियां पहले थी, अब बहुत सारी चीजें होगी, लेकिन पत्रकारों की स्थिति नहीं बदली। अब उनके पास विकल्प ज्यादा हो गए, लेकिन इसके बावजूद फाइनेंशियली उनकी स्थितियां ज्यादा अच्छी नहीं हो पाई। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्य, वही मैं कह रहा हूं कि मुझे याद है, आपको संभवतः याद आएगा, मैं घटना सुना रहा हूं। आप अखबार बदल चुके थे, हमने बाद में बदला, तो आपका फोन आया कि मुझे यार एक मैसेज आया है कि आपके बड़े बड़े संपादक, जिनका बड़ा नाम, कहीं उन्होंने एक भाषण दिया कि आजकल पत्रकारों का बड़ा शोषण हो रहा है, पत्रकारों को टाइम नहीं मिलता, ये टाइम पे पैसा नहीं मिलता या तनख्वाह कम है। लेकिन उन्हीं के अखबार में बड़े का नाम था, फुट्टा से नाम नाम के देते थे। तो ये देखिए कैसा था ना कि बाहर भाषण दे रहे हैं, अपने संस्थान में इतना शोषण था इन लोगों का। लेकिन आज भी एक चीज देखिए, मुझे लगता है कि कहीं जब से पत्रकार खुद ही मालिक के तौर पे बन गया, उनको बहुत अधिकार दे दिए, उन्होंने बुरी परिस्थितियां नहीं कर दी पत्रकारों के लिए। नहीं, देखिए, अगर हम ये देखें कि पहले जब पत्रकारिता होती थी आजादी के टाइम में और आजादी के बाद, ये एक सामाजिक कार्य होता था, और पत्रकार लोग भी इसलिए आते थे कि ठीक है फाइनेंशियली कम है, लेकिन सम्मान होता था उसमें। पत्रकारिता, आप भी जाते होंगे उस वक्त में, कहीं बाहर जाते होंगे, पता चला कि ये पत्रकार हैं, तो सम्मान मिलता, वो सम्मान था। वो एक बहुत बड़ी चीज होती थी कि पत्रकार के लिए हौसला मिलता था उसको कि मेरा सम्मान है, मैं लिखता हूं, मैं फाइनेंशियली कमजोर हूं, लेकिन इसके बावजूद मेरा सम्मान है, क्योंकि मेरी एक दायित्व है, मैं लोकतंत्र में एक अपना योगदान दे रहा हूं एक स्वतंत्र पत्रकार के तौर पर। तो ये बहुत चीज ऐसी थी कि जिससे पत्रकार का हौसला बढ़ता था उसमें। लेकिन धीरे धीरे जो
खास तौर पे पिछले कुछ सालों में जो स्थितियां बनी हैं उसमें ये है कि पत्रकारों का सम्मान कम हुआ है, सिर्फ हाँ, ना सिर्फ सरकारों में बल्कि आम पब्लिक के बीच में भी। हाँ, सरकारें सम्मान करें ना करें पत्रकार को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पत्रकार हमेशा जो संगठन है, जो सरकारें हैं, उनकी कमियां बताते हैं, उनके खिलाफ लिखते हैं, तो हो सकता है वो सम्मान ना करें, लेकिन पब्लिक बहुत सम्मान करती थी। अब जो स्थितियां खराब हुई हैं वो ये है कि पत्रकारों का पब्लिक में भी सम्मान कम हुआ है। कम उसकी हुआ। वजह जो है, चैनलों पे जिस तरह से एक पक्षीय चीजें आती हैं, जिस बिल्कुल, तरह से बिल्कुल। एक पक्ष के खिलाफ वो तो कुछ बन नहीं, गए, हाँ। दूसरे पक्ष के खिलाफ हमेशा बोला जाता है। तो वो जो स्थितियां हैं लोग अब समझने लगे हैं। वो बड़े-बड़े चमकदार एंकर तो ठीक है, करोड़ों रुपए के पैकेज ले रहे होंगे, उनका होगा। लेकिन बाकी जो पत्रकार, क्योंकि उनको वो जो चैनलों पे हैं, एंकरिंग करते हैं, उन लोगों को हाँ, फील्ड में नहीं जाना होता। वो हाँ, वहीं बैठ के अपना काम करते हैं, और पत्रकार जो पूरा दिन घूमते हैं, उनसे सूचनाएँ लेके वो खुद बोलते हैं। तो पब्लिक को ऐसा लगता है कि यही लोग पत्रकार हैं। जबकि असली पत्रकार वो हैं जिनकी मेहनत आम आदमी को पता नहीं चलती है। पता नहीं वो चलती पूरा है। दिन लगे रहते हैं, दिन रात लगे रहते हैं। कई हाँ, पत्रकारों की ड्यूटी इस तरह की होती है, पुलिस से भी ज्यादा सख्त होती है, कि बिल्कुल, आपने 15 घंटे नौकरी कर ली और तभी कोई बड़ा हादसा हो गया तो उनको कहा कि आप यहीं लगे रहिए, उसमें जो है उस हादसे को कवर करते हुए फिर अगले 10 घंटे वो लगे रहते हैं। तो वो पत्रकारिता में ये स्थितियां जो हैं कि एक फाइनेंशियली स्ट्रांग ना होना और दूसरा सम्मान कम होना, ये बहुत बड़ा संकट। और एक और भी बात मैं जो कह रहा था कि पत्रकारों ने खुद अपनी स्थितियां खराब की। जैसे मैंने देखा कि आपको भी याद होगा जब हम शुरू में जाते थे जिस अखबार में, उसमें 1 बजे के आस-पास मीटिंग होती थी। कभी लोग मीटिंग में भी नहीं आते थे, लेकिन 1 बजे के मामला था। लेकिन मैंने एक जब हम खुद गए तो कुछ लोग ऐसे थे, उन्होंने 10 बजे बुलाना शुरू कर दिया। दिल्ली में एक बहुत बड़ा अखबार है, उसमें भारत भर में नंबर 1 वो 2 पे दौड़ता है वो, बहुत बड़ा अखबार। बड़े पॉलिटिशियन उनकी जेब में रहते हैं, ये कहते हो। उनके लोग वो सुबह आप भी जानते हैं उसे, सुबह ठीक 11 बजे तक उनको ऑफिस पहुंच जाना होता है। 11, कई बार तो 10:30 भी, और रात को 10 बजे के बाद ही वो ऑफिस से निकलते। कितना हो गया उनका, समझ लो, बहुत है लंबा ना? टाइम। और हुँ, ये हालत है कि इनकी, यही उन्हीं की मैं बात आ रहा हूँ। एक बार संभवतः हम लोग, आप भी थे उस जहाज में, हम बंबई से आ रहे थे। बीजेपी के कोई सभा थी या जो भी रहा होगा उनका कार्यकारिणी की कोई मीटिंग। तो लौटते हुए एक पत्रकार थे, तो मैं तो खबर भेज दी मैंने, और ऑनलाइन था, हो ही गया था यार, मैं तो घर आ गया। तो उन्होंने कहा कि आज मैं भी घर निकल रहा हूँ, मेरी पत्नी का बर्थडे है। देखिए कैसी विषमता है, मतलब जीवन की, पत्रकारों की। वो खुश थे। जैसे ही हम जहाज से उतरे एयरपोर्ट पे, ये इंदिरा गांधी वाला पालम वाला, तो उनको फोन आ गया ऑफिस से। उनके सज्जन थे जिन्होंने ये पूरे नरकीय पूरे पत्रकारिता में, उन्हीं की वजह से और ने भी किया शुरू। वो अब रिटायर हो गए वो सज्जन। तो उन्होंने कहा कि फोन आ गया, कहाँ हो? कि जी मैं लैंड करके आ जा। बोला ऑफिस आ जाओ, जबकि वो खबर भेज चुके थे, उनका कोई मतलब। और वो बेचारा, मैं उनका चेहरा देखता गया, उनका चेहरा लटक गया, मुरझा गया। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई, बोली कि सर आज पत्नी का बर्थडे है, मैंने खबर भेज दी, मैं घर जा रहा हूँ। मैं होता तो मैं बोल जाता, मैं लड़ भी जाता। लेकिन वो घर चले गए, नहीं वो ऑफिस गए। और मैंने उस व्यवस्था को उनको देखा। और क्यों इसने किया? पत्रकारों ने किया है ना। ऐसे क्यों है पत्रकार? जब पत्रकार खासतौर पे सीट पे बैठ जाता है, वो बहुत क्रूर क्यों हो जाता है? देखिए सभी ये जो मुझे लगता है ये थोड़ा-सा संस्थान से संस्थान का अलग-अलग तरीका है, मुझे लगता है काम कराने का। ये भी ये सौभाग्य कहें या जैसा भी कहें, मैं जिस संस्थान से जुड़ा रहा और वहाँ जो पत्रकार थे, वहाँ प्रोफ़ेशनल तरीके से काम किया गया उसमें जो है। और मैं तो अभी 6 महीने भी नहीं हुए रिटायर, उससे पहले मैं काम करता रहा हूँ। तो वो ठीक है कि हमारी एक ड्यूटी होती है कि खबरें ना छूटें, हम अपने पाठकों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो बैठकें हमारे यहाँ भी होती थी, सुबह भी होती थी बैठकें, लेकिन उसमें तरीका ये निकाला जाता था कि पत्रकार को भी दिक्कत ना हो, ऑनलाइन मीटिंग होती थी। ऑनलाइन अपनी चर्चा हो जाती थी कि दिन में क्या करना है, किस तरह से करना है। ज़रूरी नहीं कि 2 घंटे लगा के पत्रकार पहले ऑफ़िस आए, उसके बाद फिर फील्ड में जाए। तो वो थोड़ा तकनीकी चीज़ें हैं, ये संस्थान से संस्थान वाला निर्भर करता है। उस संस्थान में इस तरह की स्थितियाँ थी, लेकिन कुछ संस्थानों में ऐसा नहीं है। कुछ संस्थानों में ये है कि प्रोफ़ेशनल तरीके से काम होता है, और उसमें अगर आप पत्रकार को पूरा दिन बाँध के रखेंगे, ऑफ़िस में बाँध के रखेंगे, उसकी अपनी निजी ज़िंदगी भी है,
उसमें भी उसको समय चाहिए। वो अगर आप नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो प्रोडक्शन है या खबरों का जो आने का तरीका है कार्य क्षमता पे उसको, असर पड़ेगा। उसकी क्वालिटी पे असर पड़ेगा। अगर पत्रकार हम्म, को आप सही टाइम नहीं दोगे, सही हम्म, सूचना देने के लिए समय नहीं दोगे, उसके लिए उसको अपनी तैयारी के लिए समय नहीं दोगे, सोचने के लिए समय नहीं देंगे, तो आपकी खबरों की क्वालिटी पे उसका असर पड़ेगा। तो वो मुझे लगता है कि वो संस्थानों को समझना चाहिए, जो भी हम्म, मीडिया हाउसेज हैं, जो भी हैं, तो उनको अपनी निगरानी सिस्टम रखना चाहिए कि हमारे नीचे जो लोग हमारी कंपनियों में या हमारे अखबार में या हमारे चैनल में काम कर रहे हैं, उन लोगों के साथ ऐसी स्थितियां ना बने कि वो उनके लिए काम करना मुश्किल हो जाए, या उनके लिए सिर्फ वो काम मजबूरी में अगर वो ड्यूटी कर रहे हैं तो उनको अपने घर के उत्तरदायित्व जो है वो भी निभाने का मौका मिले। हम्म। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा भी वैसे मैं 4 अखबारों में रहा, बड़े 4 अखबारों में, तो अधिकतर में ठीक रहा, है ना। जो लास्ट में था तो वहां तो मैं अकेला ही हेड था, सब कुछ तो जब जाओ जाओ, लेकिन खबर देनी होती, चाहे घर से भी दे दो। 2 अखबार बहुत अच्छे अखबार हैं, ऐसे नहीं। जब उसमें दूसरे संपादक रहे, बहुत अच्छे, मतलब कोई टाइमिंग की नहीं था, काम करना है बस, बात बहुत अच्छा। लेकिन मैंने कहा व्यक्ति के आने पे वहां पे कुछ संपादक या ब्यूरो चीफ ऐसे आए कि जो जैसे आपका काम हो गया 9 बजे, तो वो एक प्रेस रिलीज थमा देंगे कि इसका पता करो, या कुछ झूठ बोल देंगे, या फिर आप लगा रहा है आदमी 1 घंटे तक, पता चला नहीं तो तब जाओ। एक संपादक ऐसा था कि वो अचानक सुबह, अभी भी है वो दूसरे अखबार में, वो अचानक फोन करता है सुबह आपको कि नोएडा में मीटिंग है, और सुबह आपको करेगा, ठीक 11 बजे मीटिंग है, और वो 10 बजे फोन करेगा। अब दिल्ली से नोएडा से तक जाना 1 घंटा का 1.5 घंटा होगा, और जब कोई मीटिंग में लेट आएगा तो बाहर वो अंदर नहीं आने देता था, बहुत बदतमीज। तो ऐसे बदतमीज लोग पत्रकार कैसे बन गए, मैं ये कह रहा हूँ। और उन्होंने जीवन नरक कर रहे हैं पत्रकारों का, तनख्वाह नहीं दे रहे, 3-3 प्लेटफॉर्म पे काम करवा रहे हैं, इसके अलावा बदतमीजी कर रहे हैं सभी। मैं कुछ पत्रकारों को, इसीलिए मैं ये चैनल पे लाया हूँ इन चीजों को, कि वो इस चीज को देखे कि तुम्हारी बदतमीजी से कैसे पत्रकारिता में नरक कर दिया इन्हें जीवन का। मुझे लगता है कि हरीश भाई, इसमें ये स्थिति जो हो रही है, इस स्थिति हम्म, के लिए मैनेजमेंट को खुद सोचना चाहिए। जो हाँ, वहां का मैनेजमेंट। एचआर डिपार्टमेंट है या मैनेजमेंट है, उसको ये निगरानी करनी चाहिए कि हमारे हाँ, यहाँ जो भी बॉसेस बनाए हैं हम लोगों ने, वो हाँ, अपने नीचे कर्मचारियों का शोषण तो नहीं कर रहे हैं। नहीं तो कर रहे, ये हाँ। सिस्टम जो है, ये मैनेजमेंट लेवल पे, इसको मुझे लगता है कि ये कमी है। अगर हम्म, मैनेजमेंट लेवल पे ठीक हो, मैनेजमेंट हम्म, अगर प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहा हो, उसको पता हो कि भाई हमें अपने एम्प्लॉइज के लिए इस तरह की हम्म, जेन्युइन शिकायतों को सुनना चाहिए, उसके लिए हम्म, उनको तंत्र विकसित करना चाहिए। और करना बड़े चाहिए। मीडिया संस्थानों में ये है, वहां हम्म, इस तरह का नहीं होता है। प्रोफेशनल हम्म, तरीके से वहां काम किए जाते हैं जो बड़े संस्थान हैं, चाहे मीडिया चैनल हो या हम्म, अखबार हो। तो मैं जानता हम्म, हूं बड़े अखबार में वहां पे इस हम्म, तरह की स्थितियां नहीं होती। छुटपुट हो सकता है, कहीं कहीं किसी पत्रकार की शिकायत रही हो, कुछ हो हम्म, कि उसको वक्त पर प्रमोशन नहीं मिला या लेट मिला या नहीं मिला, वो स्थितियां हो सकती हैं। लेकिन वो भी क्योंकि एचआर की जानकारी में जरूर होगा उसमें जो है। हम्म, तो बड़े संस्थानों में मुझे लगता है कि उस तरह से नहीं है। ये मैनेजमेंट लेवल पे कम गलतियां हैं, मुझे लगता है। मैनेजमेंट को देखना चाहिए कि हम ये देखें, हमारे यहाँ जो कर्मचारी हैं, अगर वो कोई बॉस है तो वो भी कंपनी का ही कर्मचारी है, और कोई रिपोर्टर है तो वो भी कंपनी का ही कर्मचारी, दोनों ही कंपनी के लिए काम करते हैं उसमें। तो ये हम्म, मैनेजमेंट लेवल पे जो है, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी खामी है। और मैनेजमेंट को ये सोचना चाहिए, अगर ऐसी जगह कुछ होता है तो मैनेजमेंट को तरीके होते हैं मैनेजमेंट के पास, वो अपना तरीके कर सकते हैं उसमें। तो या तो ये है कि मैनेजमेंट की भी उनके साथ सहमति होगी कि वो रिपोर्टर्स के साथ ऐसे ही रखें, तभी ये हो हम्म, सकता है। या फिर मैनेजमेंट को पता ही नहीं होगा, तो वो हम्म, अच्छा मैनेजमेंट उस तरह से मैं नहीं कह सकता हूँ कि जब मैनेजमेंट को ये नहीं पता कि उसके संस्थान में क्या हो रहा है, तो भी वो अच्छा नहीं है। और अगर वो बिल्कुल। मैनेजमेंट अपनी सहमति दे रहा है इस तरह से शोषण करने के, तब भी मैनेजमेंट अच्छा नहीं। हाँ, नहीं, मैं उसे अखबार में कॉल, इतने बढ़िया एडिटर भी आए कि बहुत ही, मतलब एक दोस्त की तरह भी रहे, ऐसा नहीं है। मतलब मैं कुछ व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ कि कुछ व्यक्ति जब आ जाते हैं तो पूरे पत्रकारिता को उन्होंने असर होता है ना फिर उसका। अब कोई यदि 11 बजे मीटिंग बुलाता है सुबह, तो दूसरा भी कहता है वो तो 10-11 बजे बुलाते, तुम भी आ जाओ, चैनलों की हम्म, तरह तुम भी आओ, और तुम कम से कम 12 बजे आओ। तो ये, इसलिए पत्रकारों को सोचने की जरूरत है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि पत्रकार के यदि वो इस डेस्क में बैठा है, किसी उस पे सीट पे, तो उसके आगे मेज लगी, तो मेज की दूसरी तरफ जो बैठा है उसको भी ज्ञान है, वो भी सम्मानित व्यक्ति हो सकता है, उसको सम्मान के तरीके से बात करनी चाहिए। ठीक है, आप
न्यूज नहीं लाए, उस समय थोड़ा डांट पटक हो सकती है। लेकिन आपको याद होगा जब हम शुरू में गए थे अखबार में, तो एक बड़े पत्रकार जिनके हमने सीखा, वो खबर के लिए खूब डांटते थे, लेकिन डांटने के बाद वो बिस्कुट खिलाते, याद है ना आपको? चाय पिलाते थे, बिल्कुल। बिस्कुट खाते थे। ये तरीका होना ये चाहिए, यहाँ से प्रोफेशनल आगे तरीका बढ़ना होता है। चाहिए। हाँ, प्रोफेशनल तरीका एक होता है कि आपको हाँ, याद होगा कि जब हम शुरू में आए थे, यंग थे, तो हम हुँ, खुद ही सुबह 10 बजे तक बिल्कुल, फील्ड में चले निकल जाते थे। जाते निकल जाते उसमें जाके और कई बार हम रात तक रहते थे, रात 11 बजे भी रहते थे। कोई बड़ा हुँ, इंसिडेंट हो गया तो उसके बाद भी रहते थे उस ज़माने में। रहते तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो मेरे ख्याल एक प्रोफ़ेशनल तरीका है। वो पत्रकारों को भी पता है कि भई अगर मेरी बीट में कोई ऐसा इंसिडेंट है जो रात में हुआ है तो मुझे वहाँ पूरा करना ही चाहिए। वो करना हमारी ही ड्यूटी है, क्योंकि हम अपने पाठक या अपने श्रोता के दर्शकों के लिए उत्तरदायी होते हैं। उनको सही हुँ, जानकारी, समय पर जानकारी दें। और ये जर्नलिज्म तो ऐसा है जिसमें टाइम एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर होता है। हमें टाइम के बिल्कुल, साथ दौड़ लगानी होती है। अगर प्रिंट में है तो अखबार छपने का एक टाइम होता है, उससे पहले-पहले खबर फाइल करनी होती है। वो बहुत सारे हाँ, जो है हम लोगों की ड्यूटी होती है, उसको करना है। लेकिन करना उस तरह से नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि जहाँ भी संस्थान है और मैं जिस संस्थान में रहा हूँ, उसमें इस चीज़ का थोड़ा बॉसेस ध्यान रखते थे कि अगर किसी को हमने सुबह बहुत सुबह जल्दी बुला लिया है, तो उसको टाइम से जाना ही चाहिए। और जाना मैं तो उदाहरण दूँगा, मैं जब शुरू में नया आया था इस संस्थान हुँ, में, तो हुँ, एक बार सुबह पालम एयरपोर्ट पे ही एक हुँ, कोई जहाज में आग लग गई थी, तो मुझे सुबह 5 बजे भेज दिया था। उसके हुँ, बाद 2 बजे मेरे से पूछा कि अभी ऑफ़िस में आप क्या काम कर, आप जाओ, आप तो सुबह 5 बजे से निकले हो, तो आपको तुरंत जाना चाहिए, आपने खबर लिख ली, बाकी काम बाकी साथी देख लेंगे, आप हाँ, जाइए अपना। ये होता है ना, हाँ, तो ये प्रोफेशनल एक प्रोफ़ेशनल तरीका होता है। हुँ, और अगर कोई पत्रकार ऐसा कर रहा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो प्रोफ़ेशनल नहीं है। नहीं लेकिन है, ये है कि बिल्कुल, पत्रकारों पे अगर टीम लीडर हैं, तो उसको हुँ, पत्रकारों पे नज़र ज़रूर रखनी होती है कि हमारा पत्रकार फ़ील्ड में रहे, जिस वक़्त रहे, इंसिडेंट है वहाँ पे रहे, कोई गलत हुँ, ना जाए, इन्फॉर्मेशन गलत ना जाए। अगर वो ड्यूटी वहाँ पे नहीं है, स्पॉट पे नहीं है, तो वो कमी है, वो बॉस को देखना पड़ता है। वो उसके लिए ज़िम्मेदारी वाला। जी, लेकिन जो आप बता रहे हैं कि मीटिंग्स के लिए ज़बरदस्ती सुबह-सुबह बुला लेना, तो वो मुझे हाँ, लगता है वो प्रोफ़ेशनल तरीका नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक बात और कह दूँ, वैसे ही एक और मैं जो मेरे दर्शक इसको देख रहे हैं उनको साफ कह दूँ कि ये जो हम सीरीज़ मैं ला रहा हूँ, ये वास्तव में उन्हीं पत्रकारों की आँख खोलने के लिए है जो इस तरह की बातें करते हैं। आपको एक और बात होगी, टीवी चैनलों में अब तो संभवतः कम हो गया, एक दौर ऐसा था जब गाली-गलौज से बात होती थी। कोई रिपोर्टर आया, काम नहीं है तो उसको माँ-बहन की गाली तक दे देते थे। एक चैनल ज़रूर था जिसपे इस तरह का व्यवहार नहीं था। उसपे कहा जाता है कि एक चैनल था बाहर दिल्ली में जो ऐसी कब उनके कोई बोलने की वो नहीं थी। लेकिन बाकी में इसी तरह की गालियाँ-गलौच होता था। अब बताइए एक पत्रकार पढ़ लिख के आया, सम्मानित भाई प्रोफ़ेशन में उस होता है, उसमें गाली-गलौच करते थे टीवी चैनलों में। हालाँकि अब कहते हैं कि थोड़ा सुधार हो गया। तो आखिर ऐसा क्यों होता था कि टीवी चैनलों में गाली-गलौच से ये लोग काम करते रहे? खुल आपको भी बहुत लोगों ने बताया होगा। संभवतः हाँ, कुछ लोग अभी भी मैं हैं, मैं पर कभी किसी कम हो गए। टीवी चैनल में नहीं रहा, लेकिन हुँ, क्योंकि बीट में लगातार काम करते थे, बहुत सारे टीवी चैनलों के पत्रकारों से संपर्क रहता था, उनके साथ ही हम लोग काम करते थे। और हुँ, ये बात जो आप बता रहे हैं कि सही है। और ख़ास तौर पे 1-2 तो नाम भी थे, जो बहुत हाँ, गाली-गलौच करते थे पत्रकारों के हाँ, साथ। हुँ, उसकी वजह मुझे ये लगता है कि वो लोग खुद प्रोफ़ेशनल नहीं थे। जब आप नहीं थे। खुद प्रोफ़ेशनल नहीं होते हैं, तो हुँ, आपके लिए ये होता है कि आपको अगर काम उस तरह से नहीं कर पाते हैं, तो आप नीचे वालों को डाँटने लगते हैं। डाँट और हाँ, जब प्रश्न एक सही हद तक गुस्सा होता है, बहुत ज़्यादा आप निकालने लगते हैं। अगर आप हुँ, प्रोफ़ेशनल हैं, आपको हुँ, पता है और आप नीचे से आप खुद रिपोर्टर होके संपादक के पद तक गए हैं, तो फिर हुँ, उस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। आपको पता होता है कि रिपोर्टर्स की ये मजबूरी भी हो सकती है। रिपोर्टर हुँ, के लिए टाइम कितना इम्पोर्टेंट होता है, रिपोर्टर के लिए अपने सोर्सेज़ कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, वो बिल्कुल, आपको समझ में आता है। अगर आप हुँ, सीधे ही ऊपर पहुँच जाते हैं, तो वहाँ हाँ, ये दिक्कतें होती हैं कि आप हुँ, पत्रकार की समस्या को समझते नहीं हैं। तो वो समझते हैं। तरीका होता है कि आप अगर बॉस बने हैं और पत्रकार अगर कहीं कुछ कमी कर रहा है, तो आपको तरीका पकड़ने का आना चाहिए। अब मेरे साथ भी 1-2 बार हुआ कि हुँ, मैंने किसी रिपोर्टर की कॉपी देखी, तो हुँ, उस फ्लाईओवर में उसने गलत ज़िक्र कर रखा था कि हुँ, किसी और डायरेक्शन में बन रहा था, उसने कोई और डायरेक्शन में लिखा था। तो मैंने हुँ, उससे पूछा, तो उसने कहा नहीं इस डायरेक्शन में है।
तो क्योंकि हम जमीन पे थे, हम लोग खुद उस जगह पे घूमते रहे हैं और जगह पता था हमें किस डायरेक्शन में है, तो मैंने कागज पे पर रख दिया उसके सामने कि बताओ कैसे बना है। तो उसने गलत बताया, तो मैंने उसे कहा कि ये गलत है, इसका मतलब तुम वहां स्पॉट पे थे ही नहीं, है नहीं, क्योंकि हाँ। वो तो पकड़ा जाए। फ्लाईओवर तो इस डायरेक्शन में बनेगा, ये जो डायरेक्शन बता रहे हो इसमें तो आज से 10 साल पहले बना हुआ था। इट मीन्स कि आप स्पॉट पे नहीं गए हो उसमें। तो ये तरीका होता है कि अगर आपको लगता है कि कहीं कोई रिपोर्टर उस तरह से नहीं कर रहा है, तो आप इस तरह से पकड़ सकते हैं उसको कि पकड़ उसने सकते क्या काम किया, क्या नहीं किया। वो लेकिन तभी है जिस फील्ड में आप बने हो, उस फील्ड की आपको जानकारी होनी चाहिए। जिस शहर में आप बॉस बने हो पत्रकारों के, उस शहर को आप जानते हो, वहां सड़कें आपने देखी हो, खुद आपने पूरे इलाके को देखा हो, तभी आप ये कर सकते हो। कर अदरवाइज तो सकते फिर वही होता है कि आप गुस्सा निकालते हैं, जब पहले गलती हो जाती है, फिर गलती सामने आती तो आप दूसरी तरफ गुस्सा निकालते हो। तो वो दिक्कत बॉस में भी होती है कि अगर बॉस को पता ही नहीं है, तो वो कैसे पकड़ेगा? अल्टीमेटली वो गलत जानकारी चली जाएगी। अब जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने उसको नहीं पकड़ा होता, वो गलत खबर छपती, और बिल्कुल। जाहिर सी बात है कि हाँ, पाठकों के पत्र आते हैं कि ये तो गलत आपने लिखा है, इस डायरेक्शन में तो फ्लाईओवर ऑलरेडी बना हुआ है, जो बन रहा है वो दूसरी डायरेक्शन में है। तो वो गलती पकड़ना, रोकना, हाँ, वो एक इसके तरह लिए का खुद बॉस का काम होता है नॉलेज कि होना गलती जरूरी किया है। जाए, हाँ। कहीं कमी है तो उसको ठीक किया जाए, वो काम होता है। तो वो काम तभी हो सकता है जब आप जमीन से ऊपर की तरफ जाते हैं। अच्छा, एक और दबाव है आजकल खासतौर पर रिपोर्टरों पे, क्योंकि हम लोग रिपोर्टर रहे तो खैर एक अखबार में थोड़ा-सा हम लोगों पे ऐसा रहा, बाकी पे नहीं रहा कभी, कि जैसे एक तो मैंने कहा कि वो 3-3 प्लेटफ़ॉर्म पे उनको लिखना पड़ रहा, वो तो है ही, उसपे हम एक अलग से बनाएँगे बढ़िया-सा, पूरी डिटेल करके। लेकिन एक और है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी मालिक है, अब तो मालिक ही करता है, एडिटर भी सिर्फ़ एक नौकर बना दिया उन्होंने। तो उनके यहाँ जैसे कार्यक्रम कराते कि एक कोई भी अखबार, एक संस्थान को नेताओं से भाषण दिलवाते हैं, तो नेताओं को लाना, ये सब रिपोर्टर के जिम्मे रहता है, इनको लाओ, उसको लाओ, एक वो दौड़ता रहता है। इसके अलावा उनके घर में जब शादी-ब्याह होते हैं, तो वहाँ पे भी लाओ। इसके अलावा उनके 6-6 धंधे हैं, ये नहीं कि अमेरिका है दूसरी तरह के आपको एक ही धंधा करना है, है ना? यहाँ तो एक यदि वो मीडिया हाउस में भी है, तो वो चीनी मिल भी चला रहा है, तो वहाँ पे वो ठेकेदार भी है, दूसरी चीज़ें भी कर रहे हैं वो लोग। हाँ, वो दूसरे कामों के लिए भी काम करवाते हैं, फ़ोन कराते हैं, पत्र रिपोर्टर पे जोर लगाते हैं, है ना? दूसरा उनका बिज़नेस भी खत्म ना हो, इस तरह की खबरें ना लिखें। ये जो तमाम दबाव हो रहे हैं, आखिर पत्रकार रहेगा कैसे? और उनको तो लगता है कि चेहरा चमक रहा है, लोग तो सोचते हैं इनका एंकर दिख रहा है, टीवी में दिख रहा है, ये नाम आ रहा है बायलाइन, वो ये तो बहुत बड़ा है बस, इससे तो प्रधानमंत्री भी और या गृह मंत्री भी सीधे घर पे बुलाते हैं लंच डिनर पे। ये हालत लोगों के मन में, ये भावना लोग पत्रकारों के प्रति है। लेकिन देखा जाए तो रिपोर्टर जो है, खासतौर पर रिपोर्टर, बहुत दबाव में है। ये रास्ता क्या है इसका? बिल्कुल ठीक बात है ये, लेकिन फिर मैं कहूँगा ये सब संस्थानों में नहीं, कुछ संस्थानों में है, कुछ में नहीं है। कई बड़े जो मीडिया हाउसेस हैं, वहाँ पे तो बाकायदा अलग-अलग डिपार्टमेंट होते हैं, एडिटोरियल अलग होता है, रिस्पॉन्स अलग होता है, सर्कुलेशन अलग होते हैं, बिल्कुल अलग-अलग डिपार्टमेंट होते हैं, सबका अपना-अपना काम होता है। नहीं, ये लेकिन तो कुछ सभी में जगह होते हैं। आपने जो मैं तो ये बताया, कह रहा कि नेताओं को बुलाने का काम जो है इनके हाँ, निजी कार्यक्रमों में, वो हाँ, रिपोर्टर पे डाल देते हैं। हाँ, कुछ जगह जो जैसा आप बता रहे हैं, कुछ जगह पे मीडिया हाउसेस में ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा खतरे की बात मैं आपको बताता हूँ। मुझे अभी 1 साल पहले ही हमारे एक सहयोगी थे, उन्होंने नौकरी छोड़ दी, तो मैंने उससे पूछा कि आपने क्यों नौकरी छोड़ दी? तो हाँ, उनका ये कहना था कि मेरे ऊपर ये प्रेशर था कि इतने लाख रुपए का आपको विज्ञापन लाना पड़ेगा। हाँ, तो अब ये जो आप बता रहे हैं कि नेताओं को बुलाना, ये तो अलग बात है। ये तो ठीक है जी, आप अपनी पीठ में जाते हैं तो आप उनको रिक्वेस्ट करते हैं, नेता मान भी जाता है कि जी ये हाँ, पीठ मान कर। जाते लेकिन अगर आप ये स्थितियां आ जाएंगी कि विज्ञापन लाने के लिए रिपोर्टर को कह देंगे, तो हैं। वो हाँ, कैसे लाएगा? और कैसे अगर लाएँ? वो रिपोर्टर विज्ञापन लाएगा तो वो खबर निष्पक्ष होकर कैसे लिखेगा? कैसे तो दब ये जाएगा। जो आप बता रहे हैं नेता वाला, ये तो कोई बड़ी चुनौती नहीं है। हुँ, पत्रकारों के लिए बड़ी चुनौती जो आ रही है, जो वो भी अभी मैंने 1 साल पहले जो हमारे एक सहयोगी के साथ हुआ, मैं अखबार और उस सहयोगी का नाम नहीं बता रहा हूँ। वो मैंने उनसे यही पूछा कि भई आपने नौकरी क्यों छोड़ दी? बोले कि ये हुँ, इतने लाख का मुझे विज्ञापन ला के देना था, मैं कहाँ से लाऊँ विज्ञापन? हुँ, अगर मैं विज्ञापन लेने जाता हूँ तो मेरा प्रोफेशनल जो है, तरीका जो है, मुझे मैं कैसे खबर लिखूँगा? और मुझे विज्ञापन कोई क्यों देगा उस तरह से जो है। तो ये जो हुँ, है, ये और बड़ा खतरनाक होता जा रहा है कि रिपोर्टर पर ही आप दबाव बनाएँ विज्ञापन के लिए,
तो ये मुझे लगता है कि ये स्थितियां बहुत ही खतरनाक होती जा रही हैं। अगर ये बात और जगह भी जाती है, इसी तरह से और अखबार भी करते हैं, तो ये बड़ा मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण होगा। हो सकता है कुछ पत्रकार इस काम में खुश हों, उनकी कैटेगरी अलग होती है, लेकिन हाँ, एक उनको जेन्युइन कमीशन जो मिलता है, पत्रकार कुछ लोग हैं, वो हाँ, नहीं कर पाएगा, उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि वो विज्ञापन लाए और फिर निष्पक्ष होकर खबर वो नहीं लिख खबर पाएगा, जो है। तो वो एक जो कैटेगरी है, कुछ खास तरह के लोग होते हैं, वो हर प्रोफेशन में होते हैं, वो हो सकता है वो खुश हों कि जी मैं विज्ञापन लाऊंगा तो बॉस की नजर में ऊपर हो जाऊंगा और मुझे कुछ बेनिफिट हो जाएगा, ये सैलरी मिल जाएगी। लेकिन जेन्युइन पत्रकार के लिए बड़ी दिक्कत वाली बात है, बहुत बड़ी संकट वाली बात है कि वो विज्ञापन लाए या खबर लाए। तो खबर। खबर लाना ये मुझे लगता है कि कुछ हमारी संस्थाएं जो हैं, प्रेस एसोसिएशन हैं, हमारे प्रेस क्लब है, जो हमारी प्रेस काउंसिल है, उन लोगों को कुछ सोचना चाहिए। इस स्थितियों को इस तरह की स्थितियां खराब ना हो, पत्रकार के हितों की रक्षा हो, वो निष्पक्ष तरीके से काम करें। इसके लिए वो लोग सरकार से बात करें, सरकारें भी सोचें कि पत्रकारों के लिए सरकारें बदलती रहती हैं, आती हैं, जाती हैं। जो स्थितियां आज अगर पत्रकारों के लिए ये कर दिया, तो कल को उनको भी नुकसान हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये नुकसान हो सकता है कि आज तो ठीक है, हमारे लिए अच्छा है कि पत्रकार जो है विज्ञापन लाएगा तो हम खिलाफ नहीं लिखेगा, लेकिन कल को उल्टा भी हो सकता है, दूसरी पार्टी भी में आ सकती है, वो भी ऐसा ही करने लगेगी, तो उनको भी नुकसान होगा और कुल मिला के ये पूरी डेमोक्रेसी के लिए खतरा हो जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि सब लोगों को इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि पत्रकारों को कम से कम इतनी स्थितियां मिले कि वो निष्पक्ष होकर अपनी पत्रकारिता कर पाए। देखिए, आपने अभी जो संस्थाओं की बात की, मुझे ताज्जुब होता है। सोशल मीडिया आप देखिए या यूट्यूब चैनल देखिए, बड़े-बड़े नाम हैं, मैं नाम गिना नहीं चाहता, वो किसी एक के लिए खूंटे से बंध गए, उनके लिए भौंक रहे हैं। मैं इसी शब्दों में कहूँ, या उनके भोंपू टाइप हैं। कहीं भी किसी ने इस तरह की डिबेट जो हम कर रहे हैं पहली बार, मुझे लगता है दिल्ली में पहली बार इस तरह की डिबेट हो रही है जो पत्रकारों पे हो रही है। आप तैयार इस पे हैं कि मोदी के खिलाफ, ये जो एंटी मोदी हैं, उनकी सोशल मीडिया पे देखिए, वो बहुत चिंतित है कि मोदी ने ये वो, या जो प्रो मोदी है वो राहुल गांधी के खिलाफ लगे हैं, ये है वो। लेकिन भाई जिस प्रोफेशन में आप हो, अब आप रिटायर होके घर में बैठे हो, आपकी इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए ना कि आप उन संस्थानों को, मीडिया घरानों की बात सामने रखो कि वहां कैसा शोषण हो रहा है। नहीं लिखते, मैं लगातार देखता हूं। और एक और, यदि उनकी पोस्ट पे आप कुछ लिख दो, यदि कोई मोदी के एंटी लिखा है और आपने तथ्य सही लिख दिया, क्या नहीं तो गलत है, तो आपसे नाराज हो जाएंगे। उसी तरह यदि राहुल गांधी के खिलाफ है और आपने तथ्य लिख दिया कि नहीं, वो आपसे नाराज हो जाएंगे, यानी वो व्यक्तिगत संबंधों पे आ जाते हैं, लड़ने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन पत्रकारों के मुद्दे पर आप जिन एसोसिएशन की बात कर रहे हो, उनको ये चिंता तो रहती है, उनके जो शब्द गड़े हैं, कुछ एक अजीब से शब्द उन्हीं को रखते रहते हैं, पत्रकारों के नाम पे एक लाइन नहीं बोलते। एक लाइन, यही तो दुख है ना, पत्रकार कोई नहीं लिखता, कौन लिखता है बताइए, तो ये बिल्कुल कैसे सही बात चलेगा? है। जो मैंने शुरुआत में कहा था, पत्रकारिता में भरोसे का जो संकट बना है, उसके लिए वो लोग भी जिम्मेदार हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उसमें, क्योंकि सिर्फ पत्रकारों के मुद्दे नहीं उठा रहे, तो ये तो ठीक है, ये तो आपने जो है बताया, फैक्चुअल बताया, लेकिन वो जिस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं, कर रहे वो हैं, भी हाँ, पत्रकारिता के लिए अच्छा नहीं है, वो भी अच्छा, पत्रकारिता को ही नुकसान है कि जब आप बिल्कुल, एक तरफ हो जाते हैं और लोग हाँ, टीवी पे आपको देखते हैं कि आप एक हाँ, तरफा ही बात कर रहे हैं, तो इसी वजह से लोग अब हंसी में कई बार ये भी कहने लगे हैं, आप अगर फील्ड में जाएं, कहेंगे जी मैं पत्रकार हूं, अच्छा किस पार्टी के पत्रकार हैं आप? तो ये हाँ, तो पत्रकारों के लिए सबसे बड़ा जो नुकसान वाली चीज है वो यही हुई है। तो वो पत्रकारों की बात उठाएं ना उठाएं, लेकिन अगर पत्रकारिता निष्पक्ष तरीके से करें, सही को सही, गलत को गलत कहें, दोनों से बात करें, दोनों पक्षों को सही तरीके से रखें, बजाय मुर्गे लड़ाने की बजाय अगर आप सही तरह की पत्रकारिता करें, लोगों को जानकारी दें। अगर आप पॉलिटिकल उस तरह के नहीं कर सकते, तो आप हकीकत वाली पत्रकारिता कीजिए कि जो बिल्कुल, यथास्थिति है वो दिखाइए आप, तो भी लोगों का भरोसा बढ़ेगा। तो वो सिर्फ बढ़ेगा, पत्रकारों की बात उठाना तो दूर, वो पत्रकारिता के लिए मुझे लगता है कि संकट की एक बड़ी वजह वो भी बन गए हैं। वो भी है, बिल्कुल यही कह रहे हैं कि वो पत्रकारिता को
उन्होंने अच्छा बड़े नाम हो गए, एक विचारधारा पे ठोकते हैं, वो एक विचारधारा पे लोग उनके साथ हैं। अच्छा वो नए-नए नाम भी गढ़ लेते हैं पत्रकारों के लिए, है ना? अपने ही बिरादरी के लोग हैं जो नया नाम भी गढ़ते हैं। वो पहले से गढ़ते रहे लोग, लेकिन खुद पत्रकारिता के नाम पे भोंपू होते हैं। और उन मुद्दों पे कभी नहीं बोलते कि भई उन्हीं संस्थानों में ठेके पे लोग हैं, निकाले ये लोग हैं, तनख्वाह नहीं है। चैनलों की आप बात करें, चैनलों में मुझे बहुत लोगों ने बताया कि जैसे किसी संस्थान में 100 लोग चाहिए, 100 लोग, लेकिन जी। असल में वहाँ पे 40 लोग भी नहीं काम नहीं कर रहे। ये 1/3 33-34 या 100 40 लोग काम कर रहे हैं। एक ही आदमी पे इतना प्रेशर है, 3-3 शिफ्ट का काम होता है वहाँ पे, 3 शिफ्ट में लोग रखे होते हैं, लेकिन ये रखते नहीं हैं। ये चैनलों की बात है। अखबारों में भी यही हो रहा है। अखबारों में तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं पत्रकार ही कि अब अब तो पूरी एजेंसी आ रही है, तो रिपोर्टर नाम की संस्था को खत्म कर देना चाहिए। उनको देखिए जो मुझे लगता है, मेरी जो राय है, रिपोर्टर तो कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि नहीं आपको होगा। सूचना वाला तो चाहिए आदमी। एआई आ जाए या कुछ भी आ जाए, एआई से आप खबर बनवा सकते हैं, लेकिन कहीं से भी आप खबर तो चाहिए आपको। कोई तो स्पॉट पे जाके लोगों से बात करके इंफॉर्मेशन देगा, तो रिपोर्टर तो समाप्त नहीं होगा। वो संस्था, रिपोर्टर नाम की संस्था तो बनी रहेगी। वो मुझे लगता है उसको कोई बड़ा संकट नहीं होने वाला। लेकिन जो दूसरी बात आप बता रहे थे कि पत्रकारों के लिए, वो एक संकट ये है कि हर आदमी की अपनी विचारधारा होती है। हो सकता है किसी का किसी के प्रति झुकाव हो, किसी का किसी पार्टी के प्रति हो, या किसी और चीज संस्था के प्रति झुकाव हो। वो ठीक है, वो जेन्युइन है, हर आदमी के साथ होता है। लेकिन जब आप पत्रकारिता करते हैं, तो आपको सही बात को सही कहना चाहिए, गलत बात को गलत कहना चाहिए। आप आपकी विचारधारा कुछ भी हो, अगर आप किसी ने सड़क पे कुछ गलत काम किया है, तो इसका मतलब आप ये तो नहीं कह सकते कि क्योंकि वो आपकी विचारधारा का आदमी तो उसने ठीक किया, गलत काम करके भी ठीक किया, वो गलत है, वो तरीका नहीं होना चाहिए। तो मुझे ये लग रहा है कि हम तो बहुत बात किए, हमारे से बहुत बड़े सीनियर पत्रकार लोग आजकल पत्रकारिता कर रहे हैं, चैनलों पे दिखते हैं, यूट्यूब पे दिखते हैं। तो वो देखें कि वो समाज को क्या दे रहे हैं। मतलब क्या दे इसमें रहे किसी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। पत्रकार हैं, उन्होंने तो हमसे ज्यादा साल पत्रकारिता की है। लेकिन जनता के बीच में जो भरोसा खत्म हो रहा है पत्रकारिता को लेके, वो उनको सोचना चाहिए कि वो भी पत्रकारिता के प्रति उत्तरदायी हैं, क्योंकि पत्रकार बने हैं, वो सालों साल उन्होंने पत्रकारिता की है। तो कम से कम पत्रकारिता के प्रति उनका ये उत्तरदायित्व बनता है कि वो अगर कहीं भी स्क्रीन पे आते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, टीवी चैनल पे आते हैं, तो कम से कम इतना ध्यान रखें कि लोगों के बीच में ये जरूर मैसेज आए कि पत्रकार जो है वो निष्पक्ष होता है। ऐसा कोई काम, ऐसी भाषा कम से कम इस्तेमाल ना करें कि वो लगे कि ये पत्रकार तो फला पार्टी के लिए ये काम करता है, या फला चीज के लिए काम करता है, या फला नेता के लिए करता है। तो लोग समझते हैं तर्क और कुतर्क, किसी भी चीज के लिए तर्क क्या होता है, कुतर्क क्या होता है, ये लोग समझते हैं। अगर आप टीवी पे चैनल पे कुतर्क दे के लगता है कि आप तर्क दे रहे हैं, तो लोग समझते हैं आजकल। वही वजह है कि लोगों की समझदारी ही है, जो पब्लिक है, लोग, देश के लोग हैं, वो इतने समझदार हैं। यही वजह है कि उनमें जो है पत्रकारिता को लेकर भरोसा कम हुआ है। क्या हो गया जी। एक और है कि मैंने ना जब अपनी एक किताब लिखी थी पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग पे, भारतीय जो संसदीय पत्रकारिता और 144 स्तंभ के साक्षी 144 स्तंभ, ये किताब लिखी थी। आपको भी याद होगा कि जो जर्नलिस्ट भारत में पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग करता रहा है, उसकी पहली किताब है। ऑफिसर ने बहुत लिखी थी, मैंने पहले लिखी। उस दौरान मैंने टीवी के बहुत से जर्नलिस्टों से बात की जो रिपोर्टर को मिलते हैं। तो जैसे मैंने भी एक वर्ड कहा था कि न्यूज वर्कर रह गए हैं पत्रकार, उसी तरह के ये जो रिपोर्टर थे, जो चैनलों की मैं बात कर रहा हूं, वो बाइट कलेक्टर रह गए। उन्होंने खुद कहा कि देखिए हम खबर नहीं देते, हमारे जो वहां बैठा व्यक्ति है अपने ऑफिस में, टीवी चैनल में, वो एक न्यूज क्रिएट करता है और उनको कहा जाता है कि अब इस पे बाइट लाओ। जैसे उन्होंने टीवी में देखा, वो संसद चल रही है, संसद में किसी नेता ने कुछ उल्टी सीधी हरकत कर दी, तो हर एक यहाँ जो बागी उसको देख रहा है, हर चैनल में अलग एंगल से उसको देखेगा, अलग अलग घटनाओं को। तो फिर जो रिपोर्टर है वो उसको नहीं दे रहे कि क्या हुआ पार्लियामेंट में, वो उस खबर के हिसाब से लोगों से बाइट कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये तौर पे वो बाइट कलेक्टर बना दिया इन्होंने। वो अपनी बुद्धि से नहीं दे रहा खबर, उनकी बुद्धि वहां बैठी है। और अखबार भी, अब पहले चैनल अखबारों को देखकर खबरें लिखते थे, अब या उनके बदल देते थे कि भाई यहाँ एक खबर आई है, इस पे डेवलप कर ले। अब अखबारों में बैठा एडिटर टीवी चैनल देखता है और फिर अपने रिपोर्टर को फोन करता है
करवाता है ब्यूरो चीफ से ऐसी से या ब्यूरो चीफ वहां कि आज की लीड ये बनेगी, अब इस पे खबर बनाओ। तो खबर कहाँ, उसके हाथ में तो कुछ ही नहीं रह गया। ऊपर से एक और बड़ी बात होती है कि एडिटर जो न्यूज का है वो बैठा रहता, डरा रहता है कि तुमने कहीं ऐसी खबर दे दी कि जिससे सरकार या जो भी जिस स्टेट में भी सरकार है, राज्य में हो या सेंटर में, उनके खिलाफ लिख दी। तो कुछ मिला के ये है कि उनका जो आर्थिक तौर पर अहित न हो, नुकसान न हो, यानी उनको विज्ञापन न रुक जाए, ये रहता है। तो कुल मिला के इस दबाव में पत्रकारिता चली गई है, मेरी उस खबर किताब में आप देख सकते हैं। तो ये हालत होगी, तो ऐसे पत्रकार क्या लिखेगा फिर, कैसे वो पत्रकारिता निष्पक्ष करेगा? ये जो मैं विज्ञापन वाली बात कर रहा था, अभी जो पत्रकारिता के सामने एक बड़ा जो चैलेंज आ रहा है वो यही आ रहा है कि पत्रकारिता कैसे बरकरार रहे। और ये जो है, ये चैलेंज सिर्फ टीवी चैनल के सामने ही नहीं, अखबारों के सामने भी है। वो है, हम आप सब समझते हैं, सब जानते हैं कि अखबार या चैनल जो भी चलते हैं वो विज्ञापनों के आधार पर चलते हैं। एक लिमिटेड दायरा होता है कि इतने विज्ञापन आए और ताकि अखबार के खर्चे चल सकें। वो सिस्टम बहुत पहले से है और ये तरीका एक जेन्युइन तरीका है, आम तरीका है कि विज्ञापन कंपनियों के आए। और मैं याद दिलाऊं, जब मैं शुरू में पत्रकारिता में आया था तो एक संस्थान के बड़े अधिकारी ने मीटिंग ली थी सभी पत्रकारों की। तो तब उन्होंने जिक्र करते हुए अपने संस्थान के बारे में कहा था कि हमारे अभी तक तो किसी की हिम्मत नहीं हुई है कोई विज्ञापन के बल पर हमारे यहाँ अखबार खबर को रुकवाए या खबर बने, किसी की हिम्मत नहीं है। लेकिन वो चीज थी, वो कम से कम मेरे ख्याल से 30 साल पहले की बात है उसमें। अब 30 साल बाद स्थितियां बदल गई हैं, सरकारों को भी पता चल गया। अभी एक बड़े टीवी चैनल के एंकर हैं, उनका मैं यूट्यूब पे कहीं देख रहा था, वो खुद बता रहे थे कि हम गोदी मीडिया क्यों कहलाते हैं। वो अपना तर्क दे रहे थे कि हम गोदी मीडिया क्यों कहला रहे थे, क्योंकि चैनल जो है या वो विज्ञापन से चलते हैं और जब भी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमारी बांह मरोड़ दी जाती है और वो जो है विज्ञापन रोक दिया जाता है। तो ये स्थितियां जो हैं सरकारों में भी पहले नहीं थी। सरकारों को पता होता था कि अखबार अपना काम कर रहा है, चैनल अपना काम कर रहे हैं, उनका विज्ञापन से कोई लेना देना नहीं होता था। लेकिन अब उसको भी एक टूल बना लिया गया है कि विज्ञापन बंद कर दिया जाए ताकि अखबार की फाइनेंशियल स्थिति खराब हो जाए, मीडिया चैनल की फाइनेंशियल स्थिति खराब हो जाए तो वो अपने आप ही जो है पीछे हट जाएंगे। तो ये स्थितियां जो है, मुझे लगता है ये सब स्थितियां तभी सुधरेंगी या तो सरकार खुद कदम उठाए, इस तरह का कोई नियम बनाए, या फिर कहीं से कोर्ट से कुछ इस तरह की डायरेक्शन आए कि डेमोक्रेसी में अगर मीडिया को आजाद रखना है तो उसके लिए कोई तरीका खोजना पड़ेगा। उसमें पत्रकार भी अपनी सुझाव दे सकते हैं, मीडिया हाउसेस भी कोई तरीका निकाल सकते हैं, हमारे मीडिया से जुड़ी हुई जो है विभाग हैं या जो हमारे हितों के मीडिया के हितों की रक्षा करने के लिए संस्थाएं बनी हुई हैं, उनको भी कुछ सोचना चाहिए। तो ये पिछले कुछ सालों में, अब तो काफी टाइम हो गया, ये जो स्थितियां बनी हैं इन पे थोड़ा सा कुछ सोचना चाहिए कि इसका विकल्प क्या हो सकता है। ये सभी मिलकर सोचेंगे तभी कुछ बात बनेगी उसमें। हाँ नहीं, एक चीज और है, मैं एक आध किस्सा बताता हूँ। एक अखबार में एक संपादक ने मीटिंग बुलाई। अब वो संपादक ने कहा, मैं भी था उसमें, उन्होंने कहा कि वो कहीं दूसरी जगह, जब दूसरी अखबार में थे कहीं, तो वो सुबह गए वहां जहां अखबार बिकते हैं, 4 सुबह निकल जाते थे। तो एक व्यक्ति सुबह सुबह जो जैसे बस अड्डे के आसपास, रेलवे स्टेशन के पास बाहर अखबार उठा के बेचते थे पहले, अब तो ऑनलाइन हो गया, कौन आते नहीं लोग। तो वो गाली देता रहता था अखबारों के वालों को कि ये खबर कहाँ दिया। वो कोई पीछे की खबर को उठाता था, पहले वो अखबार पढ़ता था और फिर अखबार में से कोई तीसरे चौथे पेज पे कोई खबर दिखती थी और उसको चिल्लाता था कि ऐसा हो गया, जैसे वही सेंसेशनल, मतलब क्राइम से। हाँ, अखबार देने का। तो वो गया वहां, तो वो देखा तो एक आदमी गाली दे रहा, वही उसने कहा भाई गाली क्यों दे रहे हो। उसने कहा कि ये इनको वो अखबार पत्रकारों को कह रहा कि इनको इतनी भी तमीज नहीं कि अखबार यहाँ नॉलेज नहीं कि इनको आगे ये न्यूज लानी चाहिए थी ताकि हम बेच सके, है ना। फिर लोग इस हेडिंग को लेके यदि लगती तो लोग खरीदते। उससे सीखकर उस पत्रकार संपादक ने भी पत्रकारों को कहा कि मुझे ऐसी खबर चाहिए जो बिकने वाली हो। अब पूरा पत्रकारिता का वो जो सामाजिक वाला था वो सब खत्म, डेवलपमेंटल जर्नलिज्म कुछ नहीं। अब खबरें बिकनी चाहिए, बिकने वाली। एक तो खबर होगी तो पत्रकारिता अपने आप गड्ढे में गई। दूसरा, एक जगह और हुआ,
एक जगह अखबार में था, मैं दिल्ली से बाहर जाना पड़ा था कुछ दिनों, 1 डेढ़ महीना, तो मुझे एक कैग की रिपोर्ट दी। मैंने स्टेट गवर्नमेंट की एंट्री था, वो खबर भेज दी। जब मैं घर पहुंचा तो संपादक का फोन आ गया, क्योंकि मैं नंबर 2 था, तो मुझे वैसे तो क्या बोलता, उसने कहा कि यार ये सुनो, आपसे यार मुझे जरा खबर दिखा लेना। उनका क्या बात हो गई? बोला ये जो खबर छप जाती है तो हमारा विज्ञापन बंद हो जाता। वो खबर तो विज्ञापन बंद हो जाता है, हमारे तो ऐसे तैसे हो जाएगी। तो उसका कहने का मतलब है कि वो दिल्ली की तरह नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको वही खबरें देनी है जो सत्तारूढ़ दल को सुहाए, उनको अच्छा लगे, नहीं तो विज्ञापन बंद हो जाएगा। अब ये बताइए कैसे पत्रकारिता होगी? इतना प्रेशर पत्रकारों पे। ये यही पत्रकारिता का ये संकट जो है, ये भरोसे का संकट है। ये कुल मिला के अगर हम कहें तो ये भरोसे का संकट है। ये जो है बहुत चुनौतीपूर्ण वक्त है। मुझे लगता है कि पत्रकारिता हमें 35 साल हो गए करते हुए, लेकिन इतना चुनौतीपूर्ण टाइम शायद इससे पहले कभी हमने नहीं देखा। इमरजेंसी में हम लोग नहीं थे तो हमें नहीं मालूम कि उस वक्त नहीं क्या मालूम थी, था। चुनौतियां थी। लेकिन जो अब हमने देखी हैं चुनौतियां, ये हमारी शुरुआती दौर में कहीं इस तरह की चुनौतियां नहीं थी पत्रकारिता की, इतनी थी ना, बिल्कुल नहीं थी, इतनी नहीं बिल्कुल थी नहीं। उस वक्त। तो हम लोग इसीलिए निष्पक्ष तरीके से काम कर पाते थे, बिना दबाव के भी काम कर पाते थे। और हम लोग जब खबर लिखते थे तो उसको उसी तरह से ट्रीट किया जाता था कि ये पत्रकार जो खबर लाया है ये किस तरह की खबर है, निष्पक्ष खबर है। क्योंकि उस वक्त अखबार में सब लोग देखते थे कि ये खबर क्या है, निष्पक्ष है या नहीं है। कहीं भी अगर लगता था कि ये एक पक्षी है तो बाकायदा कहा जाता था कि दूसरा पक्ष भी आप सुनिए, उनसे बात करिए, उनकी बात लिखिए, तभी बैलेंस होगा। बिल्कुल, तो वो पत्रकारिता का एक मानदंड है, एक तरीका यही है बिल्कुल कि यही आप हमने एक सीखा। तरफा खबर ना लिखें, दोनों पक्ष रखें उसमें। और पत्रकारिता क्योंकि पॉलिटिकल भी है, प्रशासनिक भी है, स्थानीय स्तर पर भी होती है, तो वो सब में ये मानदंड जो है ये वाला लागू होता है। तो कुल मिला के मेरा यही कहना है कि एक तो जो पत्रकार दिल्ली में संपादक हैं, वो जो सुबह मीटिंग बुला लेते हैं 10-12 बजे और रात तक छोड़ते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि दिल्ली में लोग बहुत दूर-दूर तक रहते हैं। कम से कम 1 डेढ़ घंटा आने-जाने में लगता है, चाहे आप मेट्रो से जा रहे हैं या अपनी कार से भी जा रहे हैं। अब यदि वो 10 बजे बुला देंगे, 11 बजे बुला लेंगे, तो इसका मतलब उन्हें घर से 9 बजे निकलना पड़ेगा, साढ़े 9 बजे। तैयार हो जाएँगे 8 बजे, है ना? और रात को यदि वो 10-11 बजे छोड़ रहे हैं, तो रात को 11-12 बजे घर पहुँचेंगे। अब उनके पास क्या है अपना जीवन? ये पत्रकार को ही सोचना पड़ेगा, संपादक को। दूसरा, कितने प्लेटफ़ॉर्म पे आप उनको नचाओगे? कि आप खबर भी लिखो, आप वेबसाइट के लिए भी लिखो, आप रील भी बनाओ, आप रील मतलब मेरा यही है जो अपने उनके जो चैनल खोल के उसके लिए भी बनाओ और तनख्वाह आप दोगे नहीं। तो यदि आप संपादक बनते हैं, खबर बेचने वाली खबरें आपको चाहिए, तो आपको तनख्वाह भी तो इस तरीके की दिलवानी चाहिए। 2 बात हो गई। तीसरी बात ये है कि अंत में एक सवाल है, वैसे अभी हमारी सीरीज़ आएगी, लेकिन दिल्ली के सामने जहाँ पे गजब बात देखिए कि यदि हम एक मानक माने, आईएनएस बिल्डिंग है, अखबारों के ऑफिस है और उसी बगल में श्रम विभाग है। क्या श्रम कमल मंत्रालय नहीं देखता क्या? मानिए मेरे कहने का मतलब है कि दिल्ली में जो सरकार है, चाहे कोई भी सरकार रही, पहले भी ये स्थितियाँ पहले से बदली और अब और भी बदतर हुई, मैं ये कहूँगा। सरकार नहीं देखती इन चीज़ों को। गिने-चुने लोगों के बड़े-बड़े करोड़ों के पैकेज उनको दे दिए जाते हैं, लेकिन आम पत्रकार जिसको न्यूज़ वर्कर बना दिया, जिस पे इतना प्रेशर है, टाइम का है, तनख्वाह नहीं है, ठेके पे है, सरकारें देख क्यों नहीं रही है? ये जो सरकार जो सभी का सबका साथ वाली बात कर रही है, वो पत्रकारों को क्यों नहीं देखती? बिल्कुल सही। इस मुद्दों पे। ये सरकार को चाहिए कि जो सरकार जो नियम बने हैं उनको हुँ, सख्ती से लागू कर दिया जाए, मुझे लागू लगता करें। है। और ऐसा नहीं कि सारे संस्थान नहीं कर रहे हैं, वो सरकार को पता होगा, कर बहुत दें, सारे कुछ संस्थान नहीं है, ऐसे नियमों नहीं को हाँ। लागू भी करते हैं और अच्छे तरीके से करते हैं। और जो आपने कहा संपादक लोग सुबह-सुबह बुला लेते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि वो तरीका होता है कि अगर हाँ, आपको सुबह मीटिंग करनी है तो अब तो ऑनलाइन की इतने सारे ऑप्शन खुल गए हैं कि आप ऑनलाइन मीटिंग करिए, सुबह उनसे बात करिए, उनको अपना जो असाइनमेंट है वो दीजिए, जो तरीका है। अब तो बहुत सारी चीजें ऐसे रास्ते आ गए हैं, टेक्नोलॉजी इस तरह की हो गई है कि आप हुँ, अपना काम आसानी से करा सकते हैं, रिपोर्टर से भी करा सकते हैं, रिपोर्टर भी अपनी रिपोर्ट जो है दे सकता है। वो हुँ, स्थितियां जब 90 का दशक था, हम लोग थे, तब हमारे लिए बड़ी दिक्कत होती कि हाँ, अगर दिक्कत हमें खबर हाथ देनी है से तो हमें लिखना। ऑफिस ही जाना पड़ता था उस वक्त जो हुँ, है, क्योंकि कोई तरीका नहीं था। अब तरह का इंटरनेट नहीं। आने से और मुझे लगता है कि बहुत सारे संस्थान तो ऐसे हैं, वो पत्रकारों को कहते हैं कि आप अपनी रिपोर्ट भेजिए हमें, कहीं से हाँ, भी भेजिए। ऑफिस से हाँ,
कुछ उसमें कुछ है, गिने उसके चुने हैं, लिए मतलब उनसे हाँ सीख सकते हैं लोग। हाँ हाँ, औपचारिकता वाली चीज नहीं है। उसमें यह है कि पत्रकारिता ठीक तरह से हो, खबरें ठीक तरह से हो, संस्थान की जो जरूरत है खबरों की वो पूरी हो और सही तरीके से हो। तो मुझे लगता है कि ये जो है ये संपादक स्तर पर और कंपनी के मैनेजमेंट को ये खुद सोचना चाहिए, देखना चाहिए। जी। तो पत्रकार मित्रों, यदि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मुझे ईमेल पर अपनी बात भेज सकते हैं। आप जरूरी नहीं कि आप अपना नाम लिखिए, आप किसी और नाम से भी आप मुझे ईमेल करके समस्या को बताइए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो जो प्रोफेशन, वो जो एक चौथा स्तंभ कहा जाता है, वही सबसे बुरी हालत में है। तो यदि वो चौथा स्तंभ ही इस हालत में रहेगा तो खबरें कैसे दिखेगा? उनकी मुद्दों को लेकर, उनकी चिंताओं को लेकर, उनकी समस्या, उनकी पीड़ा, दुख जो भी है, उनको मैं चाहता हूं कि इस चैनल के माध्यम से सामने रखूं। आप जरूर मुझे ईमेल कीजिए। मेरा टेलीफोन नंबर वैसे बहुत से दिल्ली में पत्रकारों के पास है, पीआईबी में मिल जाएगा। तो आप जरूर लिखिएगा, हम इस तरह के मुद्दों के साथ आएंगे। बहुत और भी पत्रकारों से मैं लाऊंगा, जैसे गुलशन जी आए, और भी पत्रकार से मैं बात करूंगा और आपकी समस्याएं सामने रखूंगा, क्योंकि हमने भी बहुत सी तरीके की बीच बीच में, सभी जगह नहीं, लेकिन बीच बीच में कई तरह की पीड़ा हमने भी झेली है। तो इसलिए मैं बात चाहता हूं कि वो चीजें जनता जाने, और वो लोग जो पत्रकारिता में सोचते हैं कि वो एंकर बन जाएंगे या रिपोर्टर बन के सीधे प्रधानमंत्री से ही बस बात करेंगे, वो समझ लें कि इस जो प्रोफेशन है उसके पीछे का जो काला चेहरा है, जो काली ये रातें हैं, वो कैसी खतरनाक है। गुलशन जी, आप मेरे चैनल पे आए, आप आते रहेगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो चैनल देखते रहिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिएगा। जल्दी आऊंगा इस तरह के बड़े मुद्दों के साथ, तब तक नमस्कार।